बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास हमारे 6 लेक्चर जो ना ये फर्स्ट चैप्टर के हवाले से मुकम्मल हो चुके थे। आज 7वां लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। और देखिए जैसे क्लास ये मैंने आपके सामने एक यहाँ पे हेडिंग लिखी है एटॉमिक मैथ्स। देखिए जब मुख्तलिफ तरह के क्वांटिटेटिव किस्म के मसाइल जो ना इनसे हमारा वास्ता पड़ा ना, इनसे साइंटिस्ट का वास्ता पड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि आपस में मिलके एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से हम ये करते हैं कि हर एक एलिमेंट के एटम को एक ख़ास तरह की मैथ्स असाइन कर देते हैं, ताकि क्वांटिटी यानी मिकदारी मसाइल जो होते हैं हमारे, जहाँ पे ये क्या थी क्वांटिटीज़ भी एलिमेंट्स की कंसर्न थी, उस तरह के मसाइल को हम क्या करें सॉल्व कर सके जनाब। अब ये देखिए इससे ये जो मैथ्स के हवाले से ना किसी एटम की यानी एलिमेंट के एटम की मैथ्स के हवाले से मुख्तलिफ तरह के कंसेप्ट आते हैं। जैसे देखिए हमने एक कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, वो क्या था मैथ्स नंबर का। एक कंसेप्ट हमने पढ़ा मैथ्स नंबर का। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट था किसका एटॉमिक मैथ्स का, एक रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स का, और एक है एवरेज एटॉमिक मैथ्स। तो यानी एलिमेंट्स के एटम्स के हवाले से ना इनकी 4 तरह के एलिमेंट के एटम्स की मैथ्स के हवाले से आप 4 मुख्तलिफ तरह के कंसेप्ट को क्या करते हो ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली देखिए जैसे कि थोड़ा माइनस है, यानी कि डेफिनेशन जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट के लिहाज से ये 4 मुख्तलिफ तरह के कंसेप्ट हैं। लेकिन जब हम राउंड ऑफ इनको करते हैं ना, तो करते करते अल्टीमेटली बात वहीं पे खत्म होती है, वो जो हमने मैथ्स नंबर की बात की है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यानी जब ये देखे ना ये स्टार्ट की बात हो रही है कि इन द वेरी स्टार्ट जो ना ये साइंटिस्ट को मुख्तलिफ तरह की जाहिर सी बात है मसाइल थे, तो यानी आपने हर दौर में जो एक नया नया यानी एक अलग अलग कंसेप्ट दिया गया। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट दिया गया था यानी मैथ्स नंबर के अलावा, दैट वाज अबाउट द एटॉमिक मैथ्स। ठीक है, और ये एटॉमिक मैथ्स और रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स और एवरेज एटॉमिक मैथ्स, मैथ्स नंबर, ये 4 मुख्तलिफ कंसेप्ट्स हैं। अब देखिए बुक के अंदर अमूमन हम क्या करते हैं, वो एटॉमिक मैथ्स ही पढ़ते हैं जो ना, और यानी जो आपका जो अगला आर्टिकल आ रहा है उसके साथ हेडिंग लिखी है रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स की। तो रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स से पहले मैं आपको किसके बारे में एटॉमिक मैथ्स के हवाले से बता देता हूँ कि ये क्या थी जो ना। ठीक है, ये कौन सा जो ना बेसिकली देखिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि वो मैथ्स किसी एलिमेंट के एटम की वो मैथ्स जो हाइड्रोजन स्केल के करस्पॉन्ड क्या की जाती है, निकाली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक मैथ्स का नाम देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक मैथ्स का नाम देते हैं। मतलब ये क्या था, ये जैसे देखिए ना, ये जब ये मैथ्स के हवाले से बात हुई तो सबसे पहले ये साइंटिस्ट की जो टीम थी, इसने सर जोड़ा और ने ऑब्जर्व किया कि जितने भी एलिमेंट्स उनमें से जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, वो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। हल्का तरीन एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। अब यानी उन्होंने क्या कहा जी कि अगर हम क्या करें हाइड्रोजन को स्केल मान लें और बाकी एलिमेंट्स के एटम्स की मैथ्स को इसके साथ कंपेयर करके निकाल लें, तो यानी कि ये इस तरह एटॉमिक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब यानी जैसे कि इस स्केल के मुताबिक जो हाइड्रोजन की जो मैथ्स है उसको माना गया 1 यूनिट। हाइड्रोजन के एटम की मैथ्स को क्या माना गया, 1 यूनिट माना गया। मतलब ये देखिए इससे ये जब कंपेयर किया गया तो ये हाइड्रोजन जो है ये आपकी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती, तो हल्की तरीन गैस ये थी जो ना। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्ड क्या माना गया, इसके एक एटम की मैथ्स को 1 यूनिट माना गया और बाकी एलिमेंट्स के एटम्स की मैथ्स को इसके साथ कंपेयर करके निकाला गया, जिसको हमने नाम क्या दिया एटॉमिक मैथ्स का। सो हम एटॉमिक मैथ्स को डिफाइन कैसे करते हैं, नो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द एटॉमिक मैथ्स, इस पे हमने गौर करना है। देखिए इसे हम ये कहते हैं द मैथ्स ऑफ one atom of an element compared with one atom of hydrogen whose mass is taken as 1 unit. 1 unit, simply 1, is called atomic mass. ठीक है जी, दैट इज गिवन द नेम एज एटॉमिक मैथ्स। ठीक है, अब ये नहीं जैसे देखिए क्लास बड़ी आम फेम से ये बात है कि इस स्केल के मुताबिक हाइड्रोजन की मैथ्स को हमने क्या माना, 1 यूनिट माना। अब यानी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से जितने टाइम्स हैवियर था ना, वही उसकी मैथ्स रखती गई। अब मसलन देखिए इस स्केल के मुताबिक, देखिए फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू this scale atomic mass of oxygen
is 16 while that of sodium is 23. It means that one atom of the oxygen is 16 times heavier than that of one atom of hydrogen, while that of one atom of sodium is 23 times heavier to that of the one atom of the hydrogen. तो यहाँ से आपको क्लियरली इसकी चीज़ की समझ आ गई होगी कि ये क्या था। इस स्केल के मुताबिक हाइड्रोजन के एक एटम की मास को 1 यूनिट माना गया और बाकी तमाम एटम्स को इसके साथ कंपेयर करके उनकी मासेस को निकाला गया। कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से जितने टाइम्स हैवियर था, कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से जितने टाइम हैवियर था उतनी ही उसकी क्या उसके एटम की मास को सुजेस्ट कर लिया गया, उसकी मास को मान लिया गया। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था किस हवाले से, आपकी एटॉमिक मासेस के हवाले से। तो इस तरह अब देखिए क्या था जी कि नेक्स्ट जो रिलेटिव एटॉमिक मास की बात आ रही है, तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है ना कि आया कि ये एटॉमिक मास के बाद जो ना जब ये कंसेप्ट दे दिया गया था तो रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत क्यों महसूस हुई, ये रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट हम क्यों डिस्कस करते हैं, क्यों उसको पढ़ा जाता है। देखिए बेसिकली ये था कि जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, ये इतना स्टेबल एलिमेंट नहीं है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन हमें फ्री फॉर्म में मिलती नहीं है। दुनिया के ऊपर अगर आप बात करें ना तो आपको हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में मिलती नहीं है। हाइड्रोजन एक स्टेबल एलिमेंट नहीं है, कंबाइंड स्टेट में हमें मिलता है जो ना, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन इतना एक अबंडेंट एलिमेंट नहीं था। तो अब यानी साइंटिस्ट के जहन में ये आया कि एक एलिमेंट जो ना जो कि यानी इतना ज्यादा अबंडेंट है ही नहीं है, स्टेबल भी नहीं है, तो उसको मयार मानना ये थोड़ा सा एक अजीब सी बात है। तो अब यानी क्या है, दोबारा से यानी कि वो सर जोड़ते हैं और आपस में मुशावरत करते तो पता ये चला कि तमाम एलिमेंट्स में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ना, दैट इज द कार्बन। अब कार्बन जो ना ये देखिए इसमें हम कहानी पढ़ेंगे, इसके 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। तो जो कार्बन 12 था ना ये बहुत ज्यादा स्टेबल था, लिहाजा साइंटिस्ट ने क्या किया, हाइड्रोजन स्केल की बजाय ना कार्बन को स्केल माना। अब इन जैसे कि वो मैच जो हम रिलेटेड टू कार्बन स्केल पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम दिया जाता है। अब वो काफी एक क्या था, एक यानी यूं समझ ले कि एक प्रिसाइज किस्म की स्केल थी जो ना, और एक ज्यादा मुस्तनद किस्म की, एक ज्यादा वेरीफाइड किस्म की स्केल थी जो ना। तो लिहाजा इस स्केल को फिर क्या किया, यानी कि उनने मतरूक कर दिया इसको, यानी कि उन्होंने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया। लेकिन देखिए चूंकि हिस्ट्री में इनका नाम आता है तो इसलिए इनका पढ़ना, इनके बारे में जानना थोड़ा सा हमारे लिए क्या जरूरी है। तो देखिए इससे नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास। उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये जैसे देखिए आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि किसी एलिमेंट के एक एटम की वो मास जो कार्बन स्केल के मुताबिक निकाली जाती है, कार्बन स्केल पे से उसको डिराइव किया जाता है, उसे हम नाम क्या देते हैं, उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। तो देखिए इसे हम बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। और आपकी बुक में देखें ये इसके रिलेटेड जो ना ये बातें हैं भी, ये टॉपिक बाकायदा अलाट हुआ भी है, फौरन बात जो आइन के बाद हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए इसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से बात करेंगे। द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट compared with one atom of carbon whose mass is taken as 12। तो कार्बन स्केल के मुताबिक जो मास निकाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। अब देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए क्या था, एक यूनिट सजेस्ट किया गया जिसे हम क्या मानते हैं, क्या बोलते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे नाम क्या दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट का। इस स्केल के मुताबिक कार्बन की जो मास थी ना, कार्बन 12 की जो ना, वो 12 AMU मानी गई, जबकि इस स्केल के मुताबिक हाइड्रोजन के एक एटम की, आप देखिए ना बाकी एलिमेंट्स के एटम की मास को क्या किया गया, कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से जितने टाइम्स क्या था, सॉरी कार्बन के एक एटम से जितने टाइम हैवियर या लाइटर था ना, वही उसकी मास सजेस्ट कर ली गई। अब इस स्केल के मुताबिक हाइड्रोजन के एक एटम की जो मास हम मानते ना,
दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये देखिए हाइड्रोजन के एटम की मास, यानी जो हाइड्रोजन की रिलेटिव एटॉमिक मास है, दैट कम्स टू बी 1.008। अब देखिए उस स्केल के मुताबिक क्या थी, 1 थी, और यहाँ पे क्या 1.008, तो राउंड ऑफ करने के बाद हम इसको क्या 1 बोल सकते हैं। वैसे कंसेप्ट ये इसका इस तरह का है, ठीक है। बात करते हैं, ये प्रिसाइज मैसेज लेना पड़ती है प्रिसाइज कैलकुलेशंस के लिए, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से देखिए इस स्केल के मुताबिक ऑक्सीजन की जो रिलेटिव एटॉमिक मास आ रही थी ना, दैट कम्स टू बी 15.9994, ठीक है। AMU ये हमने इसका यूनिट रखा जो ना, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट जो ना, ठीक है, एक नई चीज हमारे सामने आई है, ये यूनिट हमारे सामने आया है। तो ये देखिए इसे आमतौर पे क्या होता है कि जब भी किसी चीज का आप यूनिट को सजेस्ट करते हैं ना, तो यूनिट को आप डिफाइन करते हो। फिजिक्स में आपने ये अक्सर का देखा होगा, फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से जब आप पढ़ते हो तो यूनिट्स जो ना, यानी केजी क्या है, सेकंड क्या है, इस तरह की, तो उनको आप डिफाइन करते हो ना। तो यहां भी हम क्या करते हैं, AMU को भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। AMU को जब हम डिफाइन करते हो, हम इस तरह से कहते हैं कि द 1/12 ऑफ द कार्बन 12 दैट इज गिवन, यानी कार्बन 12 के 12वें हिस्से को बेसिकली क्या बोला जाता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द 1 एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 1 AMU, ठीक है। इस तरह की बात हम करते हैं ना। तो चलिए मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, आपके इस AMU को डिफाइन कर देता हूँ। क्या है इसकी जो प्रिसाइज डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट की, तो हम ये कहते हैं, देखें, द 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड AMU, या दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 1 AMU। अच्छा क्लास, ये देखिए इससे एक ज़हन में ये बात आ सकती है कि नो, व्हाट इज द 1/12 ऑफ द कार्बन 12। अब AMU की जो ना 1 एटॉमिक मास यूनिट की आप वैल्यू भी लिखते हैं 1.661 × 10⁻⁻27 kg। अब देखिए आप इतने वसूख से इसकी वैल्यू भी बता रहे हैं, तो भाई वो क्या है, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 है क्या चीज़ है? ये नेचर में हम किसी चीज को अगर ऑब्जर्व करना चाहिए, वो कौन सा पार्टिकल है, वो कौन सी चीज है जो कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर है, यानी कार्बन के एक एटम की मास 12 हो, उसका 12वां हिस्सा कार्बन के 12वें हिस्से की जो जाके वो बराबर है, इक्विवेलेंट है, तो वो चीज है क्या? कोई ऐसी चीज हमें नजर भी तो आए ना। तो इसके लिए देखिए मैं एक बड़ी ही नई चीज आपको बताने जा रहा हूं, इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए कि आज से मैं ये पता चल जाए कि ये 1 AMU ये किस चीज की मास की इक्विवेलेंट है। देखिए कार्बन 12 से मुराद क्या है कि इसका मास नंबर हम लिख रहे हैं। Now what is the concept of the mass number? The sum of the protons and neutrons that is equivalent to that of the mass number of any element. यही हमने कहा था ना। तो अब इन जैसे कि बेसिकली क्या होता है कि कार्बन के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब एक बात और भी काबिल गौर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है। एक प्रोटॉन की मास ऑलमोस्ट एक न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास इक्विवेलेंट होती है। यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को अगर मैसेज के लिहाज से कंपेयर किया जाए तो इनकी मैसेज ऑलमोस्ट यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो देखिए इससे हम ये कहते हैं ये 6 यानी और 6 ये और 6 ये टोटल ये 12 पार्टिकल्स की कार्बन की मास क्या 12 बता रहे हैं। कार्बन की मास क्या बता रहे हैं, 12 बता रहे हैं जो ना। अब देखिए इसे टोटल कितने 12 पार्टिकल्स, दे कॉन्स्टिट्यूट था, दे रिप्रेजेंट था, दे एक्सप्रेस था मास नंबर ऑफ द कार्बन जो ना। तो अगर हम क्या करें, एक प्रोटॉन को या एक न्यूट्रॉन को आइसोलेट कर लें, अलग कर लें, तो क्या हुआ 12 पार्टिकल्स का 12वां हिस्सा वही हुआ ना, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ द 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द 1 एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द 1 AMU। सो वी कैन से दैट द मास ऑफ द 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन इज नथिंग एल्स but that is equivalent to that of the 1 atomic mass unit, that is equivalent to that of the 1 AMU। और ये जो बेसिकली हम इसकी वैल्यू लिखते हैं ना 1.661 × 10⁻⁻27 kg, तो भाई ये बेसिकली प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की मैस को ही हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसमें जो ना केजी के अंदर। तो अक्सर ये लिखा हुआ भी हम देखते हैं तो हमें इस चीज की समझ नहीं आती। तो आज के बाद मेरे ख्याल में ये बात अब हमारे लिए हमें ये कंफ्यूज नहीं करेगी। AMU को भी हमने डिफाइन कर लिया कि इस यूनिट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, और ये जो इसने यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन की है उसको समझाने के लिए ये जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि टोटल 12 तरह के पार्टिकल्स क्या है, ये कार्बन 12 की मैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो एक पार्टिकल को जब आप साइड पे उठा के रख लेंगे ना, तो एक पार्टिकल क्या हुआ, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, उसकी मास को हम क्या कहते हैं 1 AMU बोलते हैं। वो एक AMU के इक्विवेलेंट मानी जाती है। ठीक है जी। तो अब यानी जैसे कि एक छोटा सा टॉपिक यानी जहां तक हमने अब देखिए हमने ये मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट की मैसेज के हवाले से हमने जो 3 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, कौन कौन सा, मैस नंबर वाला भी, एटॉमिक मास वाला भी और रिलेटिव एटॉमिक मास का भी। अपने अपनी देखिए अपनी अपनी इनकी डेफिनेशन से इनको अपनी अपनी जगह पे ये आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है।
अब एक छोटा सा टॉपिक इससे पहले रह गया है, और वो क्या है जी, दैट इज अबाउट द मॉलिक्यूलर आइंस। ठीक है, देखिए उसने बड़ी वाज़ेह से अल्फाज में ये बात की है, और ये आपने 9th में भी पढ़ा ही था ये बात, जो ना कि जब कोई एटम क्या करता है, किसी एलिमेंट का आइसोलेटेड एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, तो उस पर चार्ज आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपली आइन बोल देते हैं, यानी आइन का नाम देते हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूलर आइन क्या होता है, कहते हैं कि जब ना एक किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, जब कोई एक मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो ना ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है देती है, तो उसमें भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, जिससे फिर हम नाम क्या दे देते हैं, मॉलिक्यूलर आइन का। आप इसको भी बड़े अच्छे अंदाज से आप लोग समझिएगा, मैं यानी कि थोड़े आसान अल्फाज में भी बताने की कोशिश करूंगा कि मॉलिक्यूलर आइन होता क्या है। देखिए इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि व्हेन अ प्री एग्जिस्टिंग molecule या when an independent molecule releases or absorbs electron, then it acquires charge. It is called a molecular ion. इट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर आइन। देखिए मॉलिक्यूलर आइन के लिए क्या है कि उसका प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल होना जरूरी है। मतलब ये देखो इसे आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के हवाले से तो पढ़ा है ना, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है। समटाइम्स ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की लेनी देनी करता है। तो देखिए हम ये ऑक्सीजन के रिलेटेड इस तरह की स्पीशीज देखेंगे, O2 यूनी पॉजिटिव, O2 डाई पॉजिटिव, O2 यूनी नेगेटिव, O2 डाई नेगेटिव। देखिए खास तरह की थ्योरी है, एक हम थ्योरी पढ़ेंगे, बड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो ना वो इन आइंस की एग्जिस्टेंस के हवाले से बाकायदा से एविडेंसेस प्रोवाइड करती है। बाकी जो थ्योरीज है इसके अलावा बेशुमार थ्योरीज है, वो इसके हवाले से इतनी कोई खास बात नहीं करती। लेकिन चलें ये एक बड़ी बात है, लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने ये देखा ये एक प्री एग्जिस्टिंग न्यूट्रल फॉर्म में हम इसको देखते हैं, ये गैस है जो ऑक्सीजन गैस। तो ये देखिए इसमें भी क्या होता है, बात का चार्ज है, तो तब इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आइन का नाम देंगे। वो देखिए जैसे ऑक्साइड की जब हम बात कर रहे थे ना, वो एक इंडिविजुअल एटम था जो क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन यानी उसने लिए तो वो ऑक्साइड बना, वो और चीज है, वो सिंपल आइन है, काम आइन की बात करते हैं। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आइन। क्यों? क्योंकि एक प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का की लेनी देनी कर रहा है, उसके दरमियान क्या क्या एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसी तरह से देखिए जब हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है, मैं नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा हूं, तो इसके रिलेटेड क्या होता है, ये देखिए ये मॉलिक्यूल भी क्या करता है, इसके अंदर से भी एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और ये क्या बन जाता है, नाइट्रोजन, यानी ये मॉलिक्यूलर आइन बन गया। इसी तरह से ये देखिए ये CH4 हम मीथेन बोलते हैं इसको, तो इसका ये देखिए ये एक प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल फॉर्म में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और ये देखो ये क्या बन रहा है, ये जैसे ये आपने देखा मीथेन, इस पे यूनी पॉजिटिव चार्ज होना, ठीक है। इसी तरह ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल और उस पे पॉजिटिव चार्ज वगैरह, ठीक है। तो ये सारी की सारी ये जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, किसकी है, मॉलिक्यूलर आइंस की हैं। तो मॉलिक्यूलर आइन के लिए क्या है, उसका एक प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल होना जरूरी है। जैसे देखें ना, एक इस तरह की चीज आप देखते हैं, ये भी तो क्या है, कम्बिनेशन ऑफ द एटम्स है ना, NH4 पॉजिटिव जो ना, ठीक है। अब ये नहीं जैसे देखें, ये मॉलिक्यूलर आइन नहीं है, ये मॉलिक्यूलर आइन नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स आइन बोलते हैं। क्यों? चूंकि ये प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल नहीं है, ये प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल नहीं है। किसकी मैं बात कर रहा हूं, अमोनियम आइन की जो ना, ठीक है। तो ये देखिए ये इसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स आइन बोलेंगे। और इसकी प्रोडक्शन भी अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, ये किसी कंपाउंड की आयोनाइजेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रहा है। एक्वस मीडियम के अंदर जब हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो वहां पे ये आइन प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह से ये देखिए ये CO3 दैट इज आल्सो ग्रुप ऑफ द एटम्स कंसिस्टिंग ऑफ डाई नेगेटिव चार्ज होना, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो ना हम इसको क्या है, ये नहीं मॉलिक्यूलर आइन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये आप ये देखिए प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल नहीं है। तो अक्सर औकात ये जो ना ये एक MCQ आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आइन, इसके रिलेटेड जो ना, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, ये जो कम्प्लेक्स आइंस होते हैं ना और मॉलिक्यूलर आइंस, इनको क्या करते हैं आपस में, वो यानी वहां पे इनको मिक्स कर देते हैं। तो आपने पहचान करनी थी कि इसकी जेहन में आपने फौरन से आपने बात को दौड़ाना है कि आया कि
वो यानी कि प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है कि नहीं है। इसी तरह से एक और मैं बात आपको बताऊं जो ना कि एक चीज़ होती है, ये देखें आप यानी कंफ्यूज हो सकते हैं, ये नाइट्राइट आयन है ना, ये -1 जो ना, तो हो सकता है कि आप ये कहें कि यार ये भी तो प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसको क्या है मॉलिक्यूलर आयन नहीं बोल रहा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको यानी कि कम्प्लेक्स आयन ही बोल रहा हूँ। उसकी एक वजह, मैं बहुत बड़ी वजह आपको बता देता हूँ। देखिए से एक उसने स्टेटमेंट यहाँ पे पास किया है कि कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस दे आर मोर अबंडेंट देन दैट ऑफ द एनाइनिक वन, यानी मॉलिक्यूलर आयन भी हो और उसमें नेगेटिव चार्ज हो, ये बहुत रेयर होते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, चुन के मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ ये दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो ना, ये यूनी नेगेटिव और डाई नेगेटिव जो ना, ये मॉलिक्यूलर भी है और एनाइनिक नेचर का भी है। इसके अलावा आपको कोई भी मॉलिक्यूलर आयन जो ना, यानी क्या है, वो आपको एनाइनिक नेचर का नजर नहीं आएगा। सारे के सारे ऑलमोस्ट क्या होते हैं, कैटाइनिक नेचर के होते हैं। अगर तो ये NO2 पॉजिटिव होता ना, तो फिर मैं इसको क्या मान सकता था, मेरे जहन में ये बात आ सकती थी, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता कि ये क्या है, ये मेरा मॉलिक्यूलर आयन है। लेकिन क्यों, क्योंकि देखें ये क्या है, एनाइनिक नेचर का है, तो ये एक्सेप्शनल केस है एनाइनिक नेचर के। ये वाले दो जो ना, जो मैंने आपके सामने लिखे, बस ये आपको मॉलिक्यूलर भी नजर आएंगे और एनाइनिक फॉर्म में भी नजर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी मेजॉरिटी जहां आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर आयंस को देखेंगे ना, वो कैटाइनिक नेचर के ही होंगे। और जहां तक ताल्लुक है अमोनियम आयन का, ये जो मैं अभी स्टेटमेंट पास कर रहा हूं कैटाइनिक नेचर का, ये वो, तो आप ये देख लें जो ना, ये क्या है कि बेसिकली ये प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल नहीं है, ये प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये वो छोटे मोटे मसाइल हैं जिन पे हमारी तवज्जो का आना जरूरी है, तभी जाके ये चीजें हमें समझ आएंगी। तो ये बज़ाहिर तो ये नहीं कि बड़ा छोटा सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन अक्सर औक़ात जैसे कि एक FSC के बच्चे से ये सवाल किया जाता है कि आप इनमें से ये बताएं जी कि मॉलिक्यूलर आयन कौन सा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई वजह तो होगी ना उसकी। तो इन चीज़ों को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी आप अपने उससे यानी कि उससे डेविएट नहीं होंगे, ठीक है। तो एक जो स्टेटमेंट मैंने अभी पास किया कि टाइनिंग मॉलिक्यूलर आयंस दे आर मोर अबंडेंट देन दैट ऑफ द एनाइनिक वन, तो इसको अपने दिल में बिठा लीजिएगा। अब ये देखना यह है कि आया कि ये मॉलिक्यूलर आयंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मॉलिक्यूलर आयंस, हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस होना, ये प्रोड्यूस कैसे, इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से मॉलिक्यूलर आयन, तो वही वो हमने क्या किया है, डेफिनेशन में बता दिया है। लेकिन जब देखें, जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट करते हैं, या उन पे एक्सरेज की बुछाड़ करते हैं, या अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करते हैं, तो उसके अंदर उनके अंदर से क्या होते हैं, उन मॉलिक्यूलर स्पीशीज से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और उसके नतीजे में क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो आखिरी लाइनें चंद एक आप पढ़ेंगे, उसमें प्रोडक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर आयंस की बात हो रही है। तो देखिए हमने क्या किया इस लेक्चर नंबर 7 के अंदर, एक तो हमने वो एटॉमिक मैसेज के हवाले से हमने बात की, वो 2-3 कंसेप्ट हमने उनको डिस्कस किया, और साथ में हमने किसको पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर आयन को। तो मेरे ख्याल में ये इतना ही काफ़ी है, इसको आप लोग नोट कर लें।